हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के पेपर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार से हमको पेपर को करना चाहिए और इनके क्या आंसर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। आराम से क्लास को देखना। ठीक है, देखिए जी पेपर फर्स्ट है जी। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब लिखी हुई होती हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट जो कोड होता है वो दिया रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, पांच सब्जेक्ट होते हैं। पेपर फर्स्ट है जैसे इसमें भी 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश या हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या हिंदी। तो ये 150 नंबर का पेपर है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट में, अर्थात हमको 2.5 घंटे में पेपर पूरा करना होता है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स आपकी जो भी है, जैसे परीक्षार्थी का नाम है, कैंडिडेट का नाम है, रोल नंबर है, फिगर्स में और वर्ड्स में, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कैपिटल लेटर्स में, जे वगैरह हमको ये चीज़ें भरनी चाहिए। इनका ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। चलिए अब हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आराम से देखिएगा क्लास को। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी हमको समझ में नहीं आएगा उसके लिए हम इंग्लिश में भी आपको बता देंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के हमको ये बताना निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा जो होता है सपोर्ट करता है, कौन चीज़ सपोर्ट करती। देखिए जहाँ पर मानकीकृत लिखा होता है वो हमेशा गलत होता है। तो 3 ऑप्शन 4 ये तो हो ही नहीं सकते, मानकीकृत हमेशा गलत होता है। अब पहला और दूसरा बचा है। पहले में है सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, हाँ ये हो सकता है। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, तो दूसरा है ये ज़्यादा सही है। ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो ये इससे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये इसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इसमें हो जाएगा दूसरा वाला। अब देखिए जी असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये अब बहुत पूछे जाते हैं, इनका ट्रेंड बहुत चल पड़ा है। इसी अकेले पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आउट ऑफ 30। ठीक है, 1/6 पेपर केवल आपका इन्हीं से आ जाता है, असर्शन और रीजन वाले प्रश्नों से। मैं आपको इनकी एक ट्रिक बता दूंगा, उसी हिसाब से आप इनको कर लेना। चलिए अभी पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। किसको? अध्यापक को हाँ करनी चाहिए, सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाई फंक्शनल फिक्सडनेस। जो फंक्शनल फिक्सडनेस होती है इसके द्वारा जो होती प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रभावित होती है, बाधित होती है। ये भी सही है, तो ये दोनों सही हो गए। अब देखिए जब दोनों सही हैं तो या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा, तीसरा चौथा तो हो ही नहीं सकते, तो ऐसे करके एलिमिनेट कर दिया करो। ठीक है, लेकिन ऊपर पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण की बात की गई, नीचे समस्या समाधान की बात की गई, ऊपर से नीचे का कोई मेल जोल नहीं है, इसलिए सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्या नहीं करता? व्याख्या नहीं करता है, इसलिए दूसरे का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अभी एक लड़का है, वो कहता है जैसे मेरा नाम संजय है, मैं कहूँ कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, तो मैं ये अपना जो
ठीक रहा हूँ है किस पर फोड़ रहा हूँ, किसके लिए इसको कारण बता रहा हूँ। किस्मत को मेरी किस्मत नहीं है अच्छी, कार्य कठिन, ठीक है, टास्क डिफ़िकल्ट, अंकों को सीखने की जो है टास्क वो बहुत कठिन है, कोशिश की कमी, मैं एफर्ट नहीं करता हूँ, योग्यता का अभाव, या इस चीज़ को मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मुझ में इस चीज़ की योग्यता की कमी है। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी कह रहा है योग्यता का अभाव, कि अभी उसको इस चीज़ को अभी उसने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं है। तीसरे का 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। लर्निंग एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना चाहिए। थर्ड, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात कही है, इसके अनुसार हमारा जो आंसर दूसरा हो जाएगा। छात्रों को वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका दूसरा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, पहला हमारा क्या है, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। टीचर सर्व एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देती हैं। तो एक जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमारी होती है, ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, उसमें एक टीचर का रोल है। जब आप लोग बन जाएंगे टीचर, तब आपका क्या काम रहेगा, आपका काम रहेगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करना, आपको एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करना। ठीक है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर। 5 में का 2। क्वेश्चन नंबर 6, हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने। तो इसका मतलब क्या है जी, क्या कहते हैं, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। तो ये क्या कहते हैं, तो हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि अगर जैसे ये मान ली सोसाइटी है हमारे, ठीक है, इसमें अगर 20 लोग हैं, इसमें जो 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, कोई भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है अलग होती है। एक व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की भी बुद्धि हो सकती है, जैसे उसमें गणितीय बुद्धि हो सकती है, ठीक है, और भाषाई बुद्धि हो सकती है, संगीतक बुद्धि हो सकती है, वातावरणीय बुद्धि हो सकती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो इनके अनुसार कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा सही, दूसरा वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ किसने दी है, ये किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, इसके बारे में जेरोम ब्रूनर ने बताया कि बच्चे 3 प्रकार से सीखते हैं। क्रियाओं के माध्यम से, हाथ में मतलब क्रियाओं के माध्यम से, फिर सीखते हैं इमेज के माध्यम से,
पिक्चर्स के माध्यम से, और तीसरी प्रकार से सीखते हैं सिंबल्स के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। अब आपको क्रम लगाना है। सबसे छोटा जब बच्चा 18 माह तक का होता तब वो सीखता है क्रियाओं के माध्यम से। जब वह 24 माह 7 वर्ष का हो जाता तब वो सीखता है, 7 वर्ष तक सीखता है इमेज के माध्यम से। उसके बाद सीखता है भाषा के माध्यम से। पहला क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। तो बताइए पहला बच्चा कैसे सीखता है? पहले सीखता है क्रिया आधारित, फिर छवि आधारित, फिर संकेत आधारित, ऐसे बढ़ता है क्रम जी। एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड है, सिंबॉलिक बेस्ड। जेरोम ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर ने 3 प्रकार का सीखना बताया है। तो 7वें का पहला आंसर सही हो जाएगा। 8वां है हमारा, देखिए फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। संवेग का मतलब होता है भावनाएं, हंसना, रोना, गाना, क्रोध करना। संज्ञान का मतलब जानना, समझना, ठीक है। प्रभावी संज्ञान, पहला अभिकथन कहते हैं संवेगात्मक सहारा। अच्छा, आपका बच्चे के प्रति जितना भावनात्मक जुड़ाव होगा, बच्चा आपको उतना ही अच्छा मानेगा, आपसे उतनी अच्छी प्रकार से जुड़ पाएगा। तो ये सही है पहला हमारा। दूसरा संज्ञान और संवेग, देखिए अगर आप प्रसन्न हैं तब आपका मन पढ़ने में ज़्यादा लगेगा, अगर आप क्रोधित हैं, परेशान हैं, तब आपका मन कम लगेगा। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों सही है। और ऊपर भी संवेग की बात की जा रही है, नीचे भी कही जा रही है, इस ट्रिक को याद रखिए, ठीक है। तब ये सही भी है दोनों, तो ये तो ये होगा, ये होगा, तो ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। या तो पहला सही होगा या दूसरा होगा, तो सही दोनों हैं, ठीक है। और व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो यही आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास कैसा होता है, सही बताना है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो कैसा होता है विकास? देखिए, जो विकास होता है वो पहले तो असतत नहीं, सतत प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, तो ये तो गलत हो गया। विकास एक चक्रीय प्रक्रिया, जो विकास हमारा होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, ना कि ऐसे होता है। आवर डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। हमारा विकास जो है वो रैखिक नहीं होता बल्कि चक्रीय होता है। तो 9वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? 9 का हमारा आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? मतलब अपने आप को कैसे प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं स्वयं को? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बलन देकर। तो इन्होंने जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने कहा जो बच्चे हैं स्वयं को, अपने आप को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? इनर स्पीच के द्वारा, आत्मवाक के द्वारा अपने आप को निर्देशित करते हैं। तो 10वें का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 5वीं कक्षा के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए रचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले, ठीक है, शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? पहले तो रचनावाद समझ रहे हो जी। रचनावाद क्या? रचनावाद का मतलब है कि बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा वीडियो दिखाना, तीसरा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना, चौथा निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। तब जो भी मतलब शिक्षक है रचनावाद में विश्वास करता है, तो वो बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेगा? गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। तो 11वें का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है?
ये आ गया निगेटिव क्वेश्चन। कैसा है? नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन। इसको सर्किल कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको गलत बताना है। रटने व दोहराव, संकल्पना, चित्रण, स्मृति सहायक विधियाँ, विस्तृत दोहराव। देखिए रटना जो है वो कभी भी हमारे सीखने की सही प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है, रोट रिहर्सल, ठीक है। और जो गलत है वो ही सही है, क्योंकि हमको नहीं बताना है, तो इसलिए हमारा पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसमें आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं बतानी है आपको, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ये खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। देखिए 3 तो इसमें सही है, उनको नहीं आपको छूना है, उनको जो गलत है उसको देखो। तो ये वाला गलत है। कौन सा गलत है? इस एक हमारा है इट रिक्वायर्स इट इज प्राइमरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाला हमारा कैसा है? ये हमारा गलत है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता हो। दूसरा हमारा गलत है, और जो गलत है वही सही है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता लेवल केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। जहाँ कहीं भी आपको मानकीकृत वर्ड मिल जाए उसको काट दिया करो, या निगेटिव वर्ड होता है तो ये रीजन कारण जो है ये गलत है, हमारा कारण गलत है। लेकिन जो हमारी क्लासरूम है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए, तो अभिकथन हमारा सही है। देखिए जब कारण गलत है तब ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें दोनों सही की बात की गई है, ऐसे काट दिया करो। अब ए सही है और आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत, तो इसमें कौन सा जो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। 15, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है। कौन? उसका कुत्ता। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अयम केंद्रता, संरक्षण, वस्तुता, समायोजन। मतलब एक नाम जागृति नाम की लड़की है, ठीक है, वो उसका ये कुत्ता है। अरे ऐसे आप समझिए जैसे मेरा नाम धनंजय है, मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है। वो किस किस्म का है, नस्ल का है, मतलब वो हमारा गुल्डान कुत्ता है, ठीक है। मैं गुल्डान कुत्ते है मेरे पास। मैंने एक दूसरी जाति का कुत्ता देख लिया, ठीक है, तो मैं उसको भी गुल्डान कुत्ता ही समझने लगा, जबकि वो पवेलियन अलग किस्म का था। तो अभी मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है? मैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चीज़ को मैं दर्शा रहा हूँ कि मैं पवेलियन को भी वही कुत्ता समझ रहा हूँ, गुल्डान को भी वही समझ रहा हूँ, अंतर नहीं कर पा रहा हूँ दोनों कुत्तों में। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन, समायोजन। मैं सीधे सीधे इसको ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। ए फॉर ऐड, ए फॉर एसिमिलेशन, समायोजन। जब जीन पियाजे पढ़ाएंगे तब इतनी अच्छी प्रकार से इस चीज़ों को समझा देंगे। एसिमिलेशन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या है, कि आपको हमेशा याद रहेगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। किसका? आनुवांशिकता। एक चीज़ वो बतानी जो आपको जन्मजात मिली हुई है। ये बताइए जेंडर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर सेक्स। जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से हमको पढ़ाया है। जेंडर समाज द्वारा बनाया जाता है, सेक्स हमारा जन्मजात निर्धारित होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। भाई ये तो जन्मजात है, लेकिन आप एक टीचर हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आप स्वीपर हैं,
आप सोशल वर्कर हैं, आप क्या काम करती हैं, आप जो समाज में भूमिका निभाते हैं, जो काम करते हैं, वो है आपका जेंडर। आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो है आपका सेक्स। ठीक है। तो कौन सी चीज़ हमको जन्मजात मिली हुई होती है? सीखने की शैली, ये तो बाद में निर्धारित होती है। शैक्षणिक सफलता असफलता, ये तो बात की बात है। सेक्स, ठीक है। हम मेल हैं या फीमेल, जैसे मेरा नाम संजय है, मैं कहूँ मैं मेल हूँ, तो मेरा सेक्स निर्धारित है आनुवांशिकता से। 17 अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें बच्चों को निर्देश नहीं देने हैं बार बार, बल्कि उनसे ये कहो कि बेटा जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चन हो उतने पूछ लीजिए। सही बात है, बिल्कुल। कारण बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, ठीक है, और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। बाल केंद्रित का मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, उनकी बातों को सुनना, उनको डराना धमकाना नहीं। तो दोनों सही है। जब दोनों सही हैं तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा। अब ऊपर की बात देखो, ऊपर है प्रश्न पूछने की बात। जब आप प्रश्न पूछेंगे बच्चे से तो बच्चे बोलेंगे तो उनकी आवाज़ को हम महत्व देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है। तो ऊपर का नीचे मिल रहा है तब ये व्याख्या करेगा, वैसे नहीं करेगा। इसलिए 17 का हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, नहीं 1 हो जाएगा, व्याख्या कर रहा है। ठीक, खुले माइंड से पढ़िए, आराम से हम लोग एंजॉय करके पढ़ेंगे। 17 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? एक व्यक्ति है जो किसी काम को बार बार करने लगता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है, ना ही उसके सामाजिक संबंध ज़्यादा हैं, तो किस चीज़ को वो प्रदर्शित कर रहा है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी। बताइए। तो ये इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, इसको ऑटिज्म कहते हैं। जो लोग बार बार रिपीटिव और बिहेवियर करते हैं, ठीक है, दोहरा बारंबार व्यवहार करते हैं, उनको क्या होता है? उनको हम स्वालीन कहते हैं, उनमें स्वालीनता की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब कब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल में दोहराव और रटने पर होता है, आप रटने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। पूर्व ज्ञान को पृथक नहीं करना बल्कि जोड़ना है। तो बच्चे कब ज़्यादा आपके साथ इंगेज्ड और एक्टिव होंगे? जब आप बच्चों से उनकी कंटेक्स्ट में रहकर बात करेंगे, उनकी समाज संस्कृति से जोड़कर बात करेंगे। पहला सही है। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। कैसे होते हैं? सीखने की क्षमता, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, अफेजिया वगैरह, उसी की बात करेंगे हम। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, उसने लिखा बाज, लेकिन उसको दिखाएगा सा, ये से डब्लू सा, उल्टा दिखाई देता है, ये मान कर चलिए, ऐसे उल्टा दिखाई देता है। तो सीखने की क्षमता वाले बच्चों में क्या होगा? एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो 20 का 3। 21। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर तनाव, सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वाद के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अनिश्चित होने की संभावना है। ये अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे थे तभी उनको, बेचारे गरीब परिवार के बच्चे थे, ठीक है,
सामाजिक रूप से वंचित थे, तब उनके लिए बहुत कम सीखने के अवसर मिल पाए, खाना भी भरपूर नहीं मिल पाता था, ठीक है, 2 टाइम की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए थे उन बच्चों को। तब वो सीख जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। तब जो उनके छोटी सी उम्र का जो सीखना था वो कौन सी उम्र का था? जैसे मान लीजिए जन्म से 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, इस समय को हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक अवधि, मूल काल, सहज काल, संवेदनशील अवधि। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से हमको ध्यान होगा, सेंसिटिव पीरियड, ठीक है, संवेदनशील काल। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हमारा चौथा सही हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? विभिन्न जेंडर जैसे मेल, फीमेल, ठीक है, या कोई भी अदर सेक्स ले लीजिए, उसके बारे में मेरे विचार हैं कि जैसे अच्छा तुम फीमेल हो, लड़की हो, तुम तो ऐसी ही होगी, मुझे पहले ही से पता था। या लड़कियां ये कहती हैं लड़कों के लिए, अच्छा तुम तो लड़के हो, बॉयज़ आर डॉग्स। इस प्रकार के अगर स्टेटमेंट बोलती हैं तो उनके माइंड में पुराने विचार भरे हुए हैं, ठीक है, पहले से उन्होंने धारणा बना रखी है पूर्व से ही। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जेंडर भेदभाव कहते हैं, जेंडर पहचान, जेंडर प्रारूप। तो इसको हम कहते हैं सीधे से जेंडर रूढ़िवादिता। चैप्टर है हमारे सीटेट के सिलेबस में, सीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 23, एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा कैसी होती है? बच्चे हमेशा अपनी पाठचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँचें और वे कक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं। विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बताइए क्या होना चाहिए? इसका आंसर नंबर 2 होगा। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँचे, मतलब सभी बच्चे गतिविधियों में भाग लें, ठीक है, एक्टिव होकर पढ़ें, सभी को समता का अधिकार मिले। ये होती है हमारी समावेशी कक्षा। तो ये इसका दूसरा हो जाएगा। 24, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्यों हम ये आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न पूछते हैं? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का ज्ञान करने के लिए, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न क्यों पूछते हैं? हम पूछते हैं इसलिए कि जिससे कि बच्चे जो हैं उनका उच्च स्तरीय सोच हो सके विकसित, और समस्या समाधान कौशल विकसित हो सके। टू प्रमोट हाइयर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 24 का 3। 25 है हमारा, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बताइए, अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही होगा? अधिगम कैसा होता है, कैसे हम सीखते हैं? अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में अलग होता है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया जो केवल अवलोकन के माध्यम से होता है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जब हमारी लर्निंग जो सीखते हैं वो हम किसके द्वारा? मीन मेकिंग के द्वारा सीखते हैं। जब तक किसी चीज़ का हमको अर्थ अच्छे से नहीं आता है तब तक हम उसको अधिगम नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प चुनें। बताइए क्या सही होगा इसमें? इसके लिए क्या सही हो सकता है? कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, आप ये समझिए मेरे से 2 बच्चे हैं, एक है राम एक है श्याम। एक बच्चा ठीक 1 साल में ही चलने लगा, आराम से भागने लगा, दौड़ने लगा, माँ माँ पापा ना 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 ऐसे बड़बड़ाने लगा, बेबलिंग करने लगा, ठीक है, बोलने लगा।
2 शब्दों वाले वाक्य भी बोलने लगा, जबकि दूसरा बच्चा 20 महीने का हो गया तब भी उसको ये चीज़ें सही से नहीं बोल पाता या धीरे धीरे बोलना सीख रहा है। तो ये इसे कहते हैं व्यक्ति विभिन्नता। सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। कारण है विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो इसमें दोनों हमारे कथन सही हैं। जब दोनों सही हैं तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ऊपर देखो किसकी बात की जा रही है, उम्र तक नहीं करते, मतलब भिन्नता बताई जा रही बच्चों में, तो व्यक्ति विभिन्नता की बात हो रही इसमें। नीचे क्या बात की जा रही है, नीचे भी व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है, अर्थात बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऊपर की बात नीचे की जा रही तो व्याख्या भी करेगा। तो ये कौन सा, जो पहला। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। आपका वजन हो गया, पहले 50 किलो था, अब आपका 70 किलो हो गया, वजन बढ़ गया। आपकी लंबाई पहले 5 फीट थी, अब हो गई 5.5 फीट। तो ये कैसे परिवर्तन को माप सकते हैं, तो ये कैसे मात्रात्मक परिवर्तन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका तो पहला ही सही है। 28 देखिए, हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। अरुणिमा एक लड़की है, वो कहती है, हिंज की कहानी सुनाएंगे हम आपको, ठीक है, जब लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ाएंगे। कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तविक में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। ये क्या है, ये हिंज की दुविधा है, हिंज की कहानी है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। सामाजिक सरोकार और विवेक, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुखीकरण, आज्ञाकारिता, स्वीकृत कानून, यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही, तो जो अरुणिमा है वो कहती है नैतिकता का विरोधाभास, क्योंकि जो केमिस्ट था, जो मेडिकल वाला था, वो भी तो गलत कर रहा था। उसने भी तो दवाई के जो प्राइस थे वो 100% बढ़ा दिए थे, इसलिए हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उसकी बीवी मर रही थी, उसकी बीवी का नाम क्लारा था, इसलिए 28 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की क्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चे से जल्दी सीख जाते हैं, उनकी गति ज़्यादा होती है, उनके सीखने की गति ज़्यादा होती है, इसलिए इसका हो जाएगा ये सही। चौथा, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता, संरक्षण और अमूर्त चिंतन, नकल और प्रतिवर्तिता, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। बच्चे में क्या करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो जो बच्चे होते हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, एस, पी, सी, एफ, जिनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पहले की एज है जन्म से 2 वर्ष, दूसरे की 2 से 7, तीसरे की 7 से 11, चौथे की 11 से 18 वर्ष या 15 वर्ष या किशोरावस्था। तब जो बच्चे होते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं, वो बच्चे सिंबल्स बना बना के खेलते हैं और जीववाद बच्चों में होता है। तो 30 का 4। अब जीववाद क्या है ये सीख लो। जीववाद पहले प्रतीकात्मक खेल, जैसे बच्चे ने रख ली कापी और कह रहा है ये मेरा टिकटर है, ये मेरा ट्रैक्टर है, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। ये प्रतीकात्मक खेल, जैसे बच्चे जब हम लोग छोटे होते तब खेलते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। या कोई लकड़ी उठा ली, उसको कह रहा है ये मेरी बंदूक है, ठीक है, ये मेरा तमंचा है। तो यही सब हैं प्रतीकात्मक खेल। जीववाद क्या है, जब बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझते हैं, मतलब
निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु समझते हैं तो बच्चों की इसी सोच को हम जीव बात कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्ची है या बच्चा है, कोई भी है, उसकी एक टेबल से चोट लग गई, ठीक है। वो रोते रोते आपके पास आया, कहा पापा या मम्मी कि मुझे इस टेबल ने मारा है, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, उस टेबल को दो ऐसे हाथ लगा दिए, ठीक है, ऐसे 2 हाथ लगा दिए। अब बच्चा बहुत खुश है, क्यों? वो ये सोच रहा है कि जैसे मेरे चोट लगी थी टेबल से, मुझे दर्द हुआ था, ऐसे ही टेबल के भी दर्द हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जान है, जबकि टेबल में जान नहीं है। तो वो क्या है, तो वो निर्जीव वस्तु को सजीव समझ रहा है। इसी को हम जीववाद कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एनिमिज्म। तो 30 का 4 सही है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस इसका पढ़ाने वाला हूँ फ्री में ही, ठीक है। और आपका ऐसे सीटेट 100% निकलेगा, ठीक है, क्लियर होगा 100% सीटेट दिसंबर 2024। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग।